साल की मेरी उम्र थी, उसको वो मेरी ड्यूटी लग गई। और वो गरीबों के बच्चे थे, कुछ माँ बाप दे नहीं पाते थे, उनको मैं दिन में पढ़ाता, रात को दोपहर बाद में गांव में जाता, उनके लिए गेहूं चावल दान में मांगता था लोगों से। ऐसा काम मैंने किया और ये काम लंबी बात न करते मैंने 22 वर्ष तक किया, 22 साल। और वो बच्चे जो 50-60 थे ना, उससे आज वहां 1500-1600 बच्चे। और वो बच्चे पता कौन है आप? अब वहां एडमिशन नहीं मिलता, अब वहां प्रवेश दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते हैं तो भी नहीं मिलता। और आज उस गुरुकुल की जानकारी, जिसमें कोई बच्चे नहीं भेजता था, जिनके पालन के लिए कुछ हमारे पास नहीं था, जमीन पे लोगों ने कब्जे किए, सारी मैंने वो जमीन छुड़वाई लोगों से। और बच्चों का स्टैंडर्ड इतना आगे बढ़ाया कि पिछले 1 साल की उपलब्धि बताता हूँ। पिछले 1 साल की, पिछले साल में 17 बच्चे उस गुरुकुल के एनडीए में गए, 9 बच्चे नीट में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए, और अब तक मैं 70 बच्चे उसी गुरुकुल से एनडीए में दे चुका हूं। ये परिणाम आते वहां एडमिशन नहीं मिलता। वहां पिछले वर्ष 250 बच्चे नए मैंने लेने थे, 13,500 बच्चे हमारे एडमिशन में बैठे थे। 13,500 में से 250 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए। वो संस्था जो इस हालत में थी, वहां मेरे को पहुंचाने में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लग गया। तो मैं एक दिन दोपहरी को एक गांव में, लूएं चल रही, मई का महीना, मैं बच्चों के लिए भिक्षावृत्ति कर रहा था गेहूं मांग के। और हम कितने अमीर थे इसका भी अनुमान करो, गुरुकुल की हालत क्या थी। हमारे पास साइकिल भी नहीं था, जो मैं मांगने जाता था ना, बोरी भी एक ही थी मेरे पास, जिसमें लोगों से 10 किलो 20 किलो मांगता, कंधे पर रखता और किसी एक घर में उसको ढेरी लगा लेता था। ऐसे घर में जो ज्यादा मेरे को दाम देता था। तो मैं दोपहरी में ये काम कर रहा था लू में, मेरे को बुखार हो गया, लू लग गई। मैंने देखा यदि तू बुखार में लेट गया तो ये बच्चे कहां से खाएंगे, भूखे मरेंगे, और कोई आय का साधन नहीं। तो मैं अपने आप अपना डॉक्टर बना। एक क्रोसिन अंग्रेजी की गोली आती बुखार उतारने की, मैं वो क्रोसिन की गोली खाता, फिर काम करता। बुखार फिर चढ़ने लगता, फिर एक क्रोसिन खाता, फिर काम करता, फिर चढ़ता, फिर खाता। 4-4 गोली एक दिन में खा जाता। लेकिन 4-5 दिन में उन बच्चों के खाने का राशन मैंने इकट्ठा कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं भी गिर पड़ा, चलने की स्थिति नहीं रही। हॉस्पिटल में मेरे को ले गए, एडमिट हो गया। जब जांच की तो मेरा टाइफाइड होकर बिगड़ गया। 8-9 दिन तक 103-4 डिग्री से बुखार नीचे ना आया। लेकिन वो इतनी तेज एंटीबायोटिक दवाइयां दी डॉक्टर ने, वो धीरे धीरे कंट्रोल तो हुआ। लेकिन ठीक होने के बाद मेरे इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग शुरू हो गई, और वो ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ती रही। महीना हो गया, मैं चिंता करने लगा, अंत में कमजोर हो गया। 84 केजी मेरा वजन, घटते घटते इतना घटा कि अंत में आकर 53 पे आ गया। लगाओ कितना डाउन है, इतना ब्लीडिंग। 20-20 बार में जाता शौच के लिए, केवल ब्लड गिरता था। अब ऐसी हालत में जब चलना फिरना बंद हुआ, मैंने होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, जिसने जो बताया ली, कोई लाभ हुआ नहीं। जब लाभ नहीं हुआ तो अंत में, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़े थे, गीता भी पढ़ी थी, उसमें लिखा था नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम ताहति पावका नई चेनेम करे दिन्त्यापो न शोषति मारुता। अब ये दिमाग में बैठा लिया, शरीर तो जाएगा, आत्मा अमर है, कर्म अब तक ठीक ठाक किया, अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर काम करेंगे,
और मैं मरने के लिए बिल्कुल फाइनल गुरुकुल छोड़कर गांव में पिताजी ने खेत में एक छोटा सा कमरा बना रखा, मैं उसमें आ गया और निश्चित हो गया सारी दवाई फेल हो गई, बीमारी काबू आई नहीं। अंत में भाई लोग मेरे को अपोलो दिल्ली में खुला था उन दिनों नया, यह है 1998 की बात, और पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली मेरी वीडियो इंडोस्कोपी की गई और डॉक्टरों ने कहा भाई तुम तो बहुत लेट हो गए, अब कुछ है नहीं, इनकी आंतें बिल्कुल खत्म, गल चुकी, इनको हम काटेंगे या एक छेद बनाएंगे, इस पे थैली लगा देंगे, 1-2 साल जी सकता, इससे ज्यादा ये जी नहीं सकते। मैंने सोचा ये गंदगी जिंदगी ढोने से पहले चले गए तो जल्दी नया शरीर मिल जाएगा, तो मैंने वो रास्ता बंद करके और मृत्यु को इतना नजदीक से देखा और दुनिया के लोगों को भी इतना नजदीक से देखने का मौका मिला कि बहुत नए नए अनुभव मेरे को, और ऐसा मेरा हुआ। जो मेरे मित्र दोस्त थे मेरी हालत देख के चले गए, दोबारा नहीं आए देखने, क्योंकि सबको पता था वो मिलेगा ही नहीं, ये हालत मेरी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में लंबी बात न करते हुए मैं अंतिम अवस्था में पड़ा हुआ अपने खेत में, और इस इंतजार में था कब मृत्यु आएगी, शरीर का चोला बदलेगा। एक दिन अचानक मेरी आंख बंद हुई, आंख लगी और मेरे को एक स्वप्न आया, ये ईश्वर कृपा होती है। और उस स्वप्न में एक सन्यासी जिनका नाम था स्वामी जगदीश्वरानंद, पांचली मेरठ के पास उनका प्राकृतिक चिकित्सालय होता था, कभी वो मेरे यहाँ आए थे, मेरा काम देख करके बहुत आशीर्वाद देके गए थे और अपनी एक किताब मेरे को दे गए थे प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखी हुई, और मैंने वो पढ़ी भी नहीं, अपनी लाइब्रेरी में जरूर रख दी थी, मेरे को ध्यान था। और मेरे को वो सन्यासी स्वप्न में आके बोलता, बेटे क्यों दुखी हो रहे हो, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक हो जाओगे। ये बात स्वप्न में आई, मेरी आंख खुली तो देखा तू तो खेत में पड़ा, यहाँ तो कोई सन्यासी नहीं, स्वप्न में। लेकिन डूबते को तिनके का साथ, अंदर से एक प्रेरणा मेरे को आई कि जब स्वामी जी ने मेरे को बुलाया तो चलना चाहिए। वो आए थे, बहुत प्यार उन्होंने मेरे को किया था, वो अपने विचार के थे, वेद पढ़ते थे, शास्त्र का अध्ययन था, विद्वान आदमी थे। तो मैंने, पत्नी आई, वो रस रूस में थोड़ा फलों का ले लेता था और कुछ ले नहीं पाता था। मैंने पत्नी को देखा, आप लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिलेगी प्राकृतिक चिकित्सा की, उसके लेखक स्वामी जगदीश्वरानंद, आप ढूंढो उसको। मेरे को ऐसे स्वप्न आए, उन्होंने बोला वो, हाँ जो मैं कह रहा था ना दुनिया देखी, भाई कोई किसी का नहीं दुनिया में, पक्का मैंने नजदीक से देखा। कतई यार तब है जब तक हमारे एक दूसरे से स्वार्थ पूरे होते। जिन्होंने पता लगा नहीं इसमें कुछ नहीं, फिर कोई नहीं पूछने वाला, बस अकेली पत्नी बची थी और कोई नहीं बचा मेरे साथ उस समय, कोई नहीं बचा, केवल पत्नी। अब जब मैंने उनको ये बात कहा, बेचारी ने सारी लाइब्रेरी करेल कर वो पुस्तक निकाल ली। मेरे को ध्यान 1998 में दशहरे का दिन, और वो पुस्तक मेरे पास लेके आई, मेरे में जैसे कोई चमक आ गई हो, बस ये भावना अंदर की थी। और हम वहां पहुंच गए स्वामी जी के पास। वो भी एक लंबी यात्रा थी, मैं कितना कमजोर हो चुका था। जब जा रहा था ना अस्पताल की ओर, तो रास्ते में एक गांव था जिसमें कोई बूढ़ा मर गया, उसकी अर्थी जा रही थी, लोग लिए जा रहे थे। मैंने कहा तेरा भी नंबर यही आने वाला, ये मन में विचार है। आगे गए तो एक भैंस को ट्रक ने टक्कर मारी, वो सड़क किनारे मरी पड़ी थी। उसको देख के मैंने कहा तेरी भी यही हालत होने वाली। इतना कमजोर दिल से बन चुका, लेकिन जैसे तैसे मामा गया और वहां स्वामी जी भी नहीं मिले,
लेकिन वो किसी कारण टेलीफोन पे बात हुई, वो बेचारे उज्जैन में कुंभ के मेले में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगा रहे थे। और जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बेटे मैं तो अब वापस नहीं आऊंगा, मैं तो तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र में चला जाऊंगा। मैं 94 साल का हो गया हूं, मेरा शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, ठंड आ जाएगी उत्तर भारत में, और मैं इन दिनों वहीं रहता हूं। मैंने कहा पक्की मौत है, बाबा जी ने बुला भी ली और पाए भी नहीं, अब पक्का काम है। लेकिन जब मैंने अपना परिचय उनको दिया, उनकी पहचान में आ गया, तो बेचारों ने कृपा की, अपना रिजर्वेशन कैंसिल किया, वापस आए और मेरा इलाज प्राकृतिक ढंग से उन्होंने किया। 21 दिन मेरा जल उपवास करा उस हालत में, और मेरे साथ रहते, मनोबल बढ़ाते, अनिमा देते, मिट्टी पट्टी करते, आयुर्वेद की कुछ दवाइयों भी जोड़ के करते। और जो अंदर आदमी के मल होता, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस हालत में जब मेरा 84 से 53 kg वेट और 21 दिन का उपवास और मल जब उखड़ने लगे, तो 8-9 किलो गंद आदमी में होता है चिपका हुआ, वो निकला। और वो निकलते ही मेरे शरीर में ब्लड इतना प्योरीफाई हो गया, मेरे वो जख्म थे धीरे धीरे भरते भरते भर गए, और मैं दोबारा जिंदा हो गया, आपके बीच में खड़ा। ये घटना प्राकृतिक चिकित्सा की। और कमाल देखिए, लंबी बात न करते हुए, उसके बाद मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आकर 9 महीने अन्न का प्रयोग नहीं किया। क्यों? जिन दिनों में इलाज में था, वहां लाइब्रेरी थी, उसमें बहुत लेखकों की पुस्तकें थी। मैं सवेरे बुक लेता, पत्नी रात को छीन के वापस करती। इतनी किताब मैंने पढ़ दी प्राकृतिक चिकित्सा की, सैकड़ों किताब मैंने पढ़ दी, और उन किताबों ने मेरा मनोबल इतना मजबूत कर दिया कि जिंदगी ही प्राकृतिक चिकित्सा में है। और मैंने आकर के फिर 9 महीने अन्न ना लेकर, मैं केवल प्राकृतिक सब्जियां और जूस ये लेकर के जिंदा रहा। फिर मैंने थोड़ा अंकुरित शुरू किया, अब सामान्य आहार पे मैं आ गया। आपकी जानकारी में, मेरा जो रोग लोगों ने डिटेक्ट किया था, वो क्या था? क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका आज भी दुनिया में कोई इलाज नहीं, वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। उसका इलाज लोग केवल केमिकल से करते हैं, स्टेरॉइड खिलाते हैं, वही है, कुछ भी नहीं। और मेरे साथ में जितने बंधु थे ना उस समय बीमारी के परिचित, वो बेचारे सभी विदा हो गए, मैं अकेला बचा। क्यों? वो एलोपैथी में विश्वास करके डॉक्टरों की शरण में रहे, वो सारे विदाई समारोह कर गए। मैं जिद करके प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा रहा, और अभी आश्चर्य होगा, मैं अब गवर्नर हूं। 6ठे महीने मेरे पूरे शरीर की मेरा डॉक्टर विधिवत जांच करवाता, रुकते ही नहीं वो, 6ठे महीने ले जाते हैं वैसे तो। लेकिन मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो गंभीर था, अभी 8-9 दिन पहले 5 साल में वो कहता जांच जरूर कराओ। मैं भी जान के कराता हूं कि ठीक ठाक हूं कि नहीं। भगवान की ऐसी कृपा पाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी 3 दिन के बाद, पाया अल्सरेटिव कोलाइटिस था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। 98 से आज तक मैं कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेता, केवल योग, प्राणायाम और प्राकृतिक आहार, जीवनचर्या। जब बीच में समय मिलता, कभी कटी स्नान ले लिया, कभी मिट्टी पट्टी कर ली, कभी मिट्टी में लेट गया, और ये सब कार्यक्रम मैं स्ट्रीम वगैरह करता हूं। तो ये इससे बड़ा प्रमाण, और ये नहीं फिर मैंने हॉस्पिटल बनाया गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा का। आज गुरुकुल में 100 बेड का प्राकृतिक चिकित्सालय है। उसके बाद लाखों लोग देश विदेश के वहां स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं।
विदेशों से, भारत से कई बार तो इतनी भीड़ हो जाती कि बेड नहीं मिलते। और उन दिनों मैंने सैकड़ों अल्सरेटिव कोलाइटिस के लोग बुला बुला करके ठीक किए। और मेरा जो गुरुकुल था ना, वो गरीब, जिसमें मैं भीख मांग के चलाता था, वहां इतने मोटे मोटे सेठ इलाज के लिए आने लगे कि वो एक ही सेठ 10 लाख रुपए दान देने लगा गुरुकुल। किसी ने एक बिल्डिंग खड़ी करवा दी। आज वो गुरुकुल एक यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ है, भव्य भवनों के साथ। वो क्यों बना? मैं बीमार हुआ, बीमारी के बाद प्राकृतिक चिकित्सा में गया ना। मैं बीमार होता ना वो गुरुकुल आज यूनिवर्सिटी का रूप धारण करता। इसके पीछे प्राकृतिक चिकित्सा की कृपा है। और इधर वो जमीन मैंने सारी छुड़वाई, वहां मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। तो प्रकृति के साथ अपना प्रेम भगवान की कृपा का वरदान है। गाय माता का मैं शुरू से ही, बचपन से भगवान ने कृपा की। गौ के बिना मैं कभी रहा नहीं। राजभवन में जा रहता हूँ, यहाँ भी गाय रखता हूँ, देसी गौ माता है। राजभवन में जा रहता हूँ, प्रतिदिन हवन करता हूँ। आजकल एक अभियान, इतना मिशनरी काम हम बढ़ाना चाहते हैं। मेरा जोश बढ़ गया क्योंकि जीतू भाई बघानी ने डिपार्टमेंट संभाल लिया हमारे वहां। अब मेरा काम कई गति से बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसे योग्य और ऐसे डेडिकेटेड, समर्पित, स्वार्थहीन मंत्री जिस डिपार्टमेंट को मिलते हैं तो वहां काम करने का एक मजा ही अलग आएगा। आजकल मैं गांव में जाता हूं शाम को 4-5 बजे। जाते ही किसी गांव में, यहाँ पर लगभग 268 तालुका, 168, और सब तहसील में मैं जा रहा हूँ, सभी तालुका में। और वहां गांव में जाता हूं, सर्वप्रथम वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री जी का मिशन, एक पेड़ मां के नाम, इस मिशन से लोगों को जोड़ता हूं। फिर झाड़ू लेके गांव की स्वच्छता के लिए झाड़ू लगाता हूं। फिर अंधेरा हो जाता तो किसी अनुसूचित जाति के परिवार में बैठ के नीचे उनका भोजन ग्रहण करता हूं। और रात को गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो, अब उसमें कितनी सुविधाएं होती वो आप एक दिन ठहर करके देख लेना, किसी का मन हो साथ रहने का। जयद्रथ जी आज मेरे साथ जरूर रुके, तो उस स्कूल में मैं सोता हूं। फिर रात को हम जनसभा करते हैं गांव में, जैसे आप बैठे हैं ना, पूरा गांव आ जाता, बच्चे बूढ़े जवान। वहां 1-1.5 घंटा बच्चों की शिक्षा पे बात करता हूं, संस्कार पे बात करता हूं, निर्व्यसनी समाज को बनाना, इस पे बात करता हूँ। गोपालन, ब्रीड नस्ल गाय की कैसे बनती, इसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देता हूँ। और गांव में समरसता, भाईचारा हो, इसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। सरकार की जो योजनाएं लोक कल्याण की, उनकी बात मैं लोगों को बताता हूँ। और रात को गांव में के स्कूल में सोकर सवेरे दिनचर्या करके फिर मैं प्राकृतिक खेती जो किसान करता है उसके खेत में जाता हूँ, उसकी गाय का दूध निकालता हूँ, और हल चलाता तो हल भी चला के आता हूँ। अब ये आजकल मिशन बन चुका है और ये पूरे गुजरात में लगातार हम चलाएंगे। और आदरणीय हमारे जीतू भाई बघानी जी कह रहे थे कि अब जहां भी जाओ तो हमें भी सूचना देनी। अब इनके तो पास काम बहुत है, मेरे पास तो इतना काम नहीं होता, लेकिन इनका जो प्यार, स्नेह इस मिशन के साथ जुड़ा है, हम बहुत तेजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने भले आदमी, विषय कोई भी उनका होता लेकिन प्राकृतिक खेती की बात जरूर करके आते हैं, इतना वो दिल से जुड़े हुए। तो ये गुजरात प्रदेश ऐसे महापुरुषों की धरती रहा है जिसने पूज्य बापू महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देश की एकता, अखंडता देने वाले महापुरुष को जन्म दिया, जिस देश प्रदेश ने वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा तपस्वी और इतना कर्मयोगी महापुरुष हमारे को दिया, जिसने भारत की गरिमा गौरव दुनिया में बढ़ाई।
जो भारत की विरासत, गरिमा और गौरव को बढ़ाने के लिए और भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये प्रदेश ऐसे ही जनूनी और राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का प्रदेश है। तो इसमें मेरे को अब जीतू भाई बघानी फिर मिल गए, शिक्षा मंत्री के रूप में मिले, हम कृषि मंत्री के रूप में आ गए। तो अब हमारी ताकत, अब हम बराबर के मजबूत धुरे बन गए, हम लंबे भी ऐसे ही हैं बराबर की। तो इकट्ठे जब चलेंगे तो हम 2 नहीं 1 और 1 11 बन के हम काम करके, और इस प्रदेश में प्राकृतिक खेती की मशाल, अभी आपने बताया 8 लाख किसान इस समय प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं गुजरात में, और अब ये और गति से बढ़ने वाला है और फिर ये सारे देश में फैलेगा। अब अंत में समाप्त करते, देखो योग प्राकृतिक चिकित्सा ये जीवन है। लेकिन आप सब आदरणीयों से मैं पूछता हूं, मैं कितना भी योग प्राणायाम करूं, आप दिल्ली में बैठो गंदगी हवा और वहां प्राणायाम खींचो, बताओ स्वास्थ्य बनेगा? योग प्राणायाम करो, मेहनत करो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, और भोजन जब करो तो उसमें जहर हो, वो भोजन तामसिक हो, वो भोज विष तुल्य हो, तो बताओ योग प्राणायाम क्या करेगा उसमें बीमारी के सिवा? सबसे पहली आवश्यकता है, ये शरीर है गाड़ी, इस गाड़ी में जैसे लोहे की गाड़ियां ना, इनमें शुद्ध तेल नहीं डालोगे, मिलावटी डालोगे, वो नहीं चलती। जब लोहे की गाड़ी में, डीजल वाली में आप मिट्टी का तेल डालोगे कितने दिन चलेगी, और पेट्रोल वाली में डीजल डालोगे कितने दिन चलेगी? इस हमारे वाली गाड़ी में भी गलत खाना डीजल तेल पड़ेगा तो कितने दिन चलेगी? प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, योग मेडिटेशन के साथ, शुद्ध सात्विक जहर मुक्त आहार जाएगा, तब पूर्ण स्वस्थता मिलेगी। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना परम आवश्यक है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आप में बहुत सारे डॉक्टर बंधु बैठे, बहुत प्राकृतिक प्रेमी, चिकित्सा प्रेमी बैठे, एक संकल्प लेकर के यहां से जाओ। जिन जिन के प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहां जो पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होते हैं, उनको जो आहार दो ना, वो प्राकृतिक आहार देना शुरू कर दो। आप प्राकृतिक आहार देना और उनकी इलाज में देखना, आधे दिन में ठीक हो जाएंगे, वो आधे दिन में ही ठीक हो जाएंगे। ये जो मेरे को बीमारी है ना, ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये थोड़े दिन चुप रहती फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं इतना लंबा ठीक क्यों चल रहा हूं? इसके पीछे केवल मेरा प्राकृतिक आहार है। मैं कोशिश करता हूं बाहर का कुछ भी ना लूं, उसी का परिणाम है कि इतनी गंभीर बीमारी से दोबारा जीवन पाना और स्वस्थ रह करके काम करना। एक जवान आदमी जितना काम करता है उतना मैं लगातार करता हूं, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आती। ये कारण योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उसके साथ प्राकृतिक आहार। तो मैं टिम्बड़िया जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि आप सब आदरणीयों को यहाँ बुलाया और इस पर आप 2 दिन मंथन करने वाले हैं। इस पर खूब चिंतन करो, आपने ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्धम सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से मन विचार की शुद्धि होती है। आहार ठीक नहीं तो आदमी गड़बड़ा जाता है और उसका कितना प्रभाव होता। जैसा अन्न वैसा मन, हमारे बड़े लोग कहते हैं। हम देखो सारे ठीक ठाक बैठे यहाँ पे, एक आदमी को दारू पिला दो, एक आदमी, और 10 मिनट में देखना उसकी हरकत क्या होती है। क्यों साहब, पहले तो ठीक बैठा था, 10 मिनट में क्या हो गया? उसमें जो आहार गया ना, वो लेने लायक नहीं था, उसका प्रभाव था। तो कुछ भी हम खाते, उसी से हमारे षड रस के द्वारा शरीर का पोषण सप्त धातुएं बनती।
मन विचार उसी से बनता है। तो आहार की शुद्धता, उसके साथ योग मेडिटेशन, उसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का कुछ संपर्क, आदमी पूर्ण स्वस्थ निरोग लंबा जीवन जी सकता है। तो आप इतने भले लोगों का आपस में मिलना, इन तीनों चीजों का समावेश यदि आप करके और समाज में इसके लिए प्रचार अभियान चलाएंगे तो ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम दुनिया के लिए हो। प्राकृतिक खेती हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो और हमारे ऋषियों का मेडिटेशन योग हो, यही जीवन शैली है जिसके द्वारा दुनिया को दिशा मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक मंडल को, आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।